हूँ, बहुत सारी टीचिंग करती हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें इस जश्न में बुलाया गया है। इस जश्न को ऑर्गेनाइज किया है ICAE ने। मैं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं ऑल्सो आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि अपना अपना अगर आप माइक म्यूट पे रख लें तो हमारी कॉन्वर्सेशन और अच्छे से, हमारी गुफ्तगू बिल्कुल बेहिचक बेझिझक आगे बढ़ पाएगी। ICAE ये स्टैंड करता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए। ये एक कलेक्टिव है हायर एजुकेशन प्रोफेशनल्स का एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2011। अच्छा, हम अपने मेन गेस्ट अजहर भाई का वेट कर रहे हैं। सो अजहर भाई जब यहाँ पर पहुंच जाए, अरे अजहर आपने ज्वाइन कर लिया है हमें। अरे वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक गॉड। पता नहीं क्या Fine. टेक्निकल प्रॉब्लम हुई और मैं इतना उलझ गया था इस वक्त कि मैं क्या करूं, कैसे ज्वाइन करूं, और समझ में नहीं आ। नाजिर को कॉल किए जा रहा हूँ, नाजिर प्लीज हेल्प। और फिर नहीं नहीं, अब आप फाइनली आगे और अच्छे से और फॉर्मली आगे बढ़ाया जा सकता है। अजहर जी इकबाल जरूर प्लीज। साहब हमारे साथ अब इस सेशन में हैं और वो मेरे सेशन में पार्टनर हैं। तो जब तक वो नहीं आए थे मैं भी थोड़ी नर्वस थी, लेकिन आज हम अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बट आई विल जस्ट गो बैक टू इंट्रोड्यूसिंग ICAE। जैसे कि मैंने बताया, ये एक कलेक्टिव है हायर एजुकेशन प्रोफेशनल्स का, which was founded in 2011, and it has a combined, it has expertise of industry leaders, of educationists, which has made ICAE a household name in the higher education sphere. And this organization, ICAE, has worked tirelessly to create an accessible, a dynamic, and an interactive space for prospective students, counselors, high schools, academic institutions, and even industry experts and professionals, like I had told you. And over the last decade, ICAE has successfully designed and executed high quality school connect programs, international student recruitment drives, conferences, and has enabled transnational partnerships. And so you can understand how invested is this organization in taking education to the next level in the country and beyond. And the director of the institution itself, of the organization, Mr. M. Nazir, he is also here in this session with us. So Nazir Sahab, thank you. ये आज का जो जश्न है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और हमें इसमें शामिल होने का मौका देने के लिए। अब मैं बस जल्दी से नाजिर, आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर दूं, अगर हम सब अपने माइक्स को म्यूट पे रखें तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अब मैं आई वांट टू टेक दिस चांस टू आल्सो इंट्रोड्यूस हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं, अजहर इकबाल साहब, या हम उनको अजहर भाई बोलते हैं, अजहर भाई के नाम से जानते हैं। बहुत जाने माने शायर हैं। जब मिलते हैं बहुत खुलूस से मिलते हैं, बहुत इनके पास नॉलेज है शायरी की दुनिया की, अदब की दुनिया की, लिटरेचर की दुनिया की। आर्ट के बहुत पहलू हैं जो उन्होंने एक्सप्लोर किए हैं, सिर्फ शायरी नहीं, थिएटर भी, राइटिंग भी, प्रोज भी। और ऐसा शायद ही कोई प्लेटफॉर्म अब रह गया होगा अजहर भाई जिस पर आपने अपने शेर, अपने कलाम नहीं पढ़े हैं। बताइए अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। हाँ नहीं, ये सब आप लोगों की मोहब्बतें हैं। हालांकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तमाम तर मतलब ऐसी जगहों पे जो अदब का एक मयार कायम करने में लगे हुए हैं, उन पर हाजिरी मेरी हो चुकी है। जी, सो बस थोड़ा सा, मैं ज्यादा खुद नहीं बोलना चाहती, मैं चाहती हूँ अजहर भाई अपनी नॉलेज और पोइट्री हमसे ज्यादा शेयर करें। बट फॉर एवरीवन हु हैज जॉइंड अस, एक तो आप सबका भी बहुत थैंक यू that you have taken out time and you have joined us. आप हमारे साथ आज बने रहे। I know शुरू करने में थोड़ी सी देर हो गई, but we promise you we worth it. और जब मुझसे ये कॉन्सेप्ट, जश्न आज़ादी का कॉन्सेप्ट जब डिस्कस किया गया, तो चर्चा करी गई कि किस बारे में बात करेंगे, और मुझसे जब कहा गया कि पोइट्री के बारे में बात करेंगे, तो मैं बहुत एक्साइट हो जाती हूँ। शायरी, कविता, पोइट्री का नाम सुनते ही, और उसको हमको जब आजादी के साथ रिलेट करना था, तो ये बहुत सिंपल था हमारे लिए ये समझ पाना कि कोई भी जब
स्ट्रगल रहा या कोई भी आइडिया होता है, उसको लाइफ तक लाने के लिए या उसको लोग तक पहुंचाने के लिए पोएट्स का रोल बहुत 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 जरूरी होता है। पोइट्री का रोल बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की तरफ ही देखें, अगर हम इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल की बात भी करें, तो हम ये देखेंगे कि कितनी ही जगह पोएट्स का कंट्रीब्यूशन आपको बहुत स्टार्कली दिखेगा। आप चाहे सिर्फ वंदे मातरम की बात करें, अब वो भी एक पोएट ने एक पूरी पोयम लिखी जिसमें से एक स्लोगन बन गया जो हमारे देश के तरफ नमन करने का एक जरिया हो गया। इस स्वरूपी देश को हमारा नमन। इस फिर अगर आप बात करें इंकलाब जिंदाबाद के नारे की, जब रेवोल्यूशन एक्चुअली शुरू हुई और उस रेवोल्यूशन को लोगों तक पहुंचाया गया, तो एक था, एक स्लोगन चाहिए था लोगों को। अब इंकलाब जिंदाबाद हर कोई बोलता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं, नजर भाई तो जानते हैं कि हजरत मोहानी साहब थे जिन्होंने ये नारा दिया था। मौलाना हजरत मोहानी जो कि बहुत बड़े कृष्ण भक्त होते थे, और जो उनकी नज़में कृष्ण भक्ति को लेकर उनकी नज़में किस कदर गाई जाती हैं, पढ़ी हाँ, जाती हैं, और और मतलब एक अजहर फ्रीडम भाई, फाइटर और एक मौलाना हाँ, एंड मैं पता है मतलब हजरत मोहानी का जब हम नाम सुनते हैं तो एकदम से सर में गुलाम अली साहब की गाई हुई वो चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। लेकिन आई एम राइट वो हजरत मोहानी ने लिखी है, हसरत जयपुरी साहब। हजरत जयपुरी साहब ने लिखी है, तो ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बट हमें इल्म ही नहीं था कि ये सारे जो स्लोगन्स भी हैं ये भी पोएट्स की तरफ से आए हैं। तो आज की जो थोड़ी सी चर्चा रहेगी वो दैट विल बी अबाउट हाउ पोएट्स have given voice to the idea of India and the idea of independence and the idea of आजादी, जिसको हम आजादी समझते हैं उसके मायने हमको बहुत सारे पोएट्स ने समझाए हैं। सो मैं थोड़े से अंग्रेजी पोएट्स की बात करूंगी बीच बीच में, बट अगर आप ये शायरी की दुनिया और आजादी के आइडिया और हिंदुस्तान के आइडिया को साथ लेके आप आए हमारे लिए, तो थोड़ा बहुत आप इस पे चर्चा करें। सबसे पहले तो सुबह में आपकी बात आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने हसरत मोहानी साहब का जिक्र किया और आज़ादी में किस तरह का रोल, मतलब जो शोरा थे, जो राइटर्स थे या जो अदीब थे उनका रहा, तो उसी पे हम आपकी बात से आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ, अदब और समाज का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। खासकर 20वीं सदी के शुरुआती दौर में ये ताल्लुक जो था वो कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया। जब अंग्रेजों ने जुल्म की इंतहा की और बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, तो अवाम ने पहली बार सड़कों पर आकर अपने गुस्से का इजहार किया। उर्दू शायरी की तारीख में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, जैसे आपने मौलाना हसरत मोहानी का जिक्र किया, तो मैं जब तारीख की बात आती है तो उर्दू शायरी की तारीख में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और मौलाना शिबली नोमानी साहब दो ऐसे शायर हैं जिन्होंने मुल्क की यकजहती, भाईचारा, वतन की मोहब्बत को अपनी शायरी का मौजू बनाया। मतलब अगर हम शुरुआती दौर पर देखते हैं तो मौलाना शिबली नोमानी और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब पानीपती, इन लोगों ने सबसे पहले जंग आज़ादी के बारे में लिखना शुरू किया, आज़ादी के बारे में लिखना शुरू किया। उन्हीं की एक नज्म में शुरुआत करते हैं कि बैठे बेफिक्र क्यों हो हम वतनों, बैठे बेफिक्र क्यों हो हम वतनों, उठो अहले वतन के दोस्त बनो, तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, ना किसी हम वतन को समझो गैर। मुल्क है इत्तेफाक से आज़ाद, शहर है इत्तेफाक से आज़ाद, कौम जब इत्तेफाक खो बैठे, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठे। आहा, तो क्या अब बात जब है। मौलाना शिबली नोमानी और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने इस तरह की शायरी शुरू की, तो अवाम में एक तहरीक की शुरुआत हुई और एक जज्बा पैदा हुआ कि वो लोग सड़कों पे आए, बाहर निकले, और जो एक जालिम बादशाह, मतलब जालिम अंग्रेज हम पर मुसल्लत हो गए थे, उनको किसी तरह अपने मुल्क, अपने वतन अजीज से यहाँ से निकाल दें और आज़ादी हासिल करें। तो शुरुआती दौर में इस तरह की नज़मों से काम लिया जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ तो मैं ना अक्सर अपने स्टूडेंट से ये सवाल पूछती हूँ कि मुझे बताओ इंडिया में
पहला पोएट कौन था जिसने अंग्रेजी भाषा में पोएट्री लिखनी शुरू करी। और दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ही द पर्सन हु स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री इन इंग्लिश इन इंडिया, इन जनाब का नाम था हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। तो ये पोर्चुगीज डिसेंट के इंडियन थे, वो खुद को इंडियन मानते थे। एंड ही वाज अ टीचर, और इन्होंने इतनी पेट्रियोटिक पोएम्स लिखी हैं। He interestingly was also a part of the Indian freedom fighters movement। तो उन्होंने बहुत पहले, मतलब बिफोर ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था ये आगे रुक किया, उन्होंने एक यंग बंगाल मूवमेंट शुरू करी थी। आपने बंगाल का जिक्र किया तो हाँ मुझे याद बिल्कुल, आया, तख्ती बंगाल, बिल्कुल। हाँ, कि वहां से इतना लिटरेचर बंगाल साइड से, एटलीस्ट अंग्रेजी की साइड से मैं आपको बता सकती हूँ। आप टैगोर का नाम लें, आप तोरूदत्त का नाम लें, आप औरोबिंदो घोष का नाम लें, आप जितने बड़े राइटर्स फर्स्ट पेज जब अंग्रेजी में लिखा जा रहा था बात करते हैं, तो बंगाल में हमको मिलते हैं। एंड हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, मतलब डिरोजियो उनको बोलते हैं, उनकी जो गैंग ऑफ फॉलोअर्स थी उनको डिरोजियंस बोलते हैं। एंड ये लोग इतना बिलीव करते थे इन द आइडिया ऑफ इंडिया, पर मैं समझती हूँ ये लिखते भी थे अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया सो दैट और लोगों तक ये आइडिया पहुंचाया जा सके। बिकॉज एक पूरी आवाम को शामिल करना था, जो एक फ्रीडम स्ट्रगल, जो एक लोगों को साथ लाना था कि वो सेल्फ रूल किया, स्वराज की बात कर सके। और ये सब कॉन्सेप्ट्स भी बहुत बाद में आए। तो मैं डिरोजियो की एक छोटी सी पोएम आपको पढ़ के बताती हूँ, जहाँ पे ये कह रहे हैं, माई कंट्री, in thy days of glory past, a beauteous halo circled round thy brow, and worshipped as a deity thou wast. Where is thy glory? Where is the reverence now? The eagle pinion is chained down at last, and groveling in the lowly dust art thou. The minstrel hath no wreaths to weave for thee, save the sad story of thy misery. Well, let me dive into the depths of time and bring out from the ages that have rolled few small fragments of these wrecks sublime, which human eye may never behold, and let the guerdon of my labor be my fallen country, one kind wish for thee. So what he is expressing, मतलब डिरोजियस पूरी पोएम में सिर्फ ये बोल के गए हैं कि हम जिस तरह की सिविलाइजेशन होते थे वो अब कहाँ हो गई है, और जहां से हो गई है मैं उसको वहां से ढूंढ के लाता हूँ, एंड लेट मी पुट इट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। तो ये जेनेसिस रहा अजहर भाई, अंग्रेजी में जहां से पोइट्री शुरू हुई। और जब जिस तरीके से हमें आजादी मिली, वो भी अपनी तरह का एक मुश्किल दौर था, एक पार्टीशन से मौके गुजरे। उस समय बहुत सारे पोइट्स ने अपनी तरह की बातें करी। इंडिया का जो आइडिया है वो तब से लेकर अब तक इवॉल्व हुआ। एंड कितने ही कलाम हैं जो पता है हम ऐसे ही गाते हैं, हमको पता नहीं है उनके पीछे पोएट्स कौन है। जैसे अगर आप सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की ही बात कीजिए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अगर बात करें, तो उन्होंने कितनी स्ट्रॉन्ग चीजें और कितने वैल्यूज हमको सिर्फ इस एक गाने के दे दिए हैं। एंड लेटर ऑफ कोर्स ही वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, मतलब वो थे भी नहीं जब पाकिस्तान बना। तो अगर हम थोड़ा सा आगे आए इस आजादी की ही दौर की बात करते हुए, तो आजादी का आइडिया चेंज भी होता है। और भी पोएट्स रहे होंगे जिन्होंने कुछ कहा आजादी के बारे में, आप और अगर उसके बारे में चर्चा करें तो। आपने अल्लामा इकबाल का जिक्र किया तो मैं कहना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल का जो शुरुआती दौर शायरी का था, और उनके यहाँ जो नज़में, जो शायरी अल्लामा इकबाल के यहाँ मिलती है, वो वतन परस्ती, वतन से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी को लेकर उनका मौजू रहा। क्योंकि जंग आज़ादी शुरू हो चुकी थी, अल्लामा इकबाल जब मौजूद थे, और वो खुद उसके अंदर हिस्सा ले रहे थे, और लोगों को इस तरह की नज़मों से, इस तरह की गज़लों से लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि वो लोग बाहर आएँ और आज़ादी की जंग में शिरकत करें। देखिए, होता ये है कि कोई भी अदीब हो, शायर हो, लेखक हो, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में चाहे जैसा हो, ज़ाती ज़िंदगी में चाहे जैसा होने का मतलब ये है कि अक्सर शोरा पे इल्ज़ामात आते हैं कि वो अपने में खोए रहते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया होती। लेकिन जहाँ तक शायरी के हवाले से मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में चाहे जैसे हों, मगर जब वो आर्ट की बात करता है, तो सच्चाई और हकीकत के पेशे नज़र रखने की कोशिश करता है। और जब मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की तहरीक या आंदोलन चल रहे हों, वहाँ शायर इस आंदोलन, इस तहरीक से मुतासिर न हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। जी, इंसानियत की नाकदरी जहाँ हो रही हो, जहाँ नाइंसाफ़ी हो, रंग और नस्ल और धर्म और जाति का फ़र्क हो, या इस तरह के मसाइल मौजूद हों,
वहाँ कोई भी अदीब, कोई भी राइटर, कोई भी लेखक चुप नहीं रह सकता अगर वो जी एहसास है, उसके अंदर एहसास मौजूद है। ये ऐसे मौज़ूआत हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे किसी न किसी तरह हमारा ताल्लुक ज़रूर रहता है, ठीक है ना? अब आप देखें भाई, हम आज़ादी का ज़िक्र कर रहे हैं तो दूसरी आलमी जंग, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई तो साहिर ने मतलब वो इतने हसास थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी एक नज़्म का कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इरशाद। कि बम घरों पर गिरें कि सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जलें कि औरों के जीज खाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर होती है। हाँ, तो क्या बात है। शायर के लिए या जो राइटर है उसके लिए ये तसव्वुर करना कि लोग मर रहे हैं, लोग भूख से तिलमिला रहे हैं, लोग परेशान हैं, ये इतना कर्बनाक पहलू है, ये इतना मतलब वो खुद उसमें शामिल हो जाता है। वो हसास तो होते ही हैं। मतलब आप किसी भी राइटर को, किसी भी शायर के बारे में सुनेंगे, पूछेंगे, तो उनकी शायरी से ये एहसास तो आपको हो जाएगा कि वो किस दर्जा हसास हैं। देखिए इनमें भी कुछ हाइपर सेंसिटिव, कुछ ज़्यादा हसास किस्म के लोग होते हैं, जो लोगों के दर्द को महसूस करते-करते यहाँ तक आ जाते हैं कि खुदकुशी कर लेते हाँ। हैं। जैसे आनिस मोइन, जैसे नरेश कुमार शाद का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि मतलब वो लोगों की तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं करते। हम्म। तो मेरा ख्याल है शायद जब हम शायर तभी बन पाते हैं, हम तभी लिख पाते हैं, हम तभी कलम उठा पाते हैं जब हमारे अंदर एहसास जिंदा हो, हम लोगों की तकलीफों को, लोगों की परेशानियों को, लोगों की उलझनों को, ये वो मुल्क की उलझन भी हो सकती है, वो कौम की उलझन भी हो सकती है, उसको महसूस कर। क्या बात है। आप एक शायर के तौर पे मुझे ये सब समझा रहे हैं और मैं एक ऑडियंस के तौर पे भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि शायर एक सेंसिटिविटी और एक सेंसिबिलिटी लेकर दुनिया में आता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो, जैसे हम ऑडियंस हैं, आप जैसे शायरों की हम ऑडियंस हैं, तो मन में कहीं पे रह जाती हैं। हमें ये लगता है अजहर भाई कि हमने तो आज़ादी का स्ट्रगल नहीं देखा, हमने और तरह के स्ट्रगल्स जी। देखे हैं। मैंने थैंकफुली अपने लाइफ टाइम में कोई वॉर भी नहीं देखा। सो बट अभी भी उस सेंटिमेंट को फील कर पाना जब हम पुराने गीत सुनते हैं, मैं अपना पेट्रियोटिज्म कहाँ से ड्रॉ करती हूँ इज सपोज प्रदीप का लिखा हुआ जो गीत है, मेरे वतन के लोगों, जरा जी। आंख में भर लो पानी। आज मैं नहीं समझती, आज भी अगर हम महफिल में कभी इस गीत का जिक्र कर देते हैं तो आप वो वॉर ना याद करें तो आप कोई और वॉर, या फिर आज के टाइम में भी जो लोग मार्टियर हो रहे हैं हमारी आजादी के लिए, कि हम आजाद बिल्कुल। रहे, हम आजाद हवा में जी सके। और ये पूरे किस्से हमको बचपन में ना अजहर भाई बताए जाते थे कि कौन रो पड़ा, ये गीत जब लता जी गा रही थी उसको सुन के। और जब बिल्कुल। हम बिल्कुल कूद जाएं या डूब जाएं इसके लिरिक्स में और एक एक स्टैंजा जब हम एक एक इसकी लाइन सुनते हैं, मुझे लगता है हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी क्रिएट होती है। और इंडियन होने का मतलब क्या है या आजाद होने का मतलब क्या है, इसकी सेंसिबिलिटी भी एक तरह से क्रिएट होती है, होती जाती है, होती जाती है। हम इकबाल की बात कर रहे थे, मोहम्मद इकबाल की, तो एक उनकी एक मैं रेख्ता की वेबसाइट पे ही ढूंढ रही थी, आई वाज रीडिंग अप मोर ऑन अबाउट हिम। और यूजुअली अल्लामा इकबाल बहुत मुश्किल शायरी, मतलब उनके जो हाँ, बिल्कुल। इतना पर्शियन इन्फ्लुएंस था, फारसी इन्फ्लुएंस था उनकी शायरी में। हाँ, एक ने बहुत ही छोटा सा इसका जो इसका टाइटल है, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, और इसके पहले हाँ, 4 लाइनों में वो ये कहते हैं, चिश्ती ने जिस जमीन पे पैगाम हक सुनाया, नानक हाँ। ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, क्या मेरा कहना है। वतन वही है, मेरा वतन मेरा वही वतन है, वही। ये मेरा तराना वतन। हिंद उनका इतना मशहूर हुआ, आज भी मतलब लोग, आप जैसे आपकी नस्ल या मेरी नस्ल के लोग जो हैं वो इसको गुनगुना रहे हैं, तो ये उसकी वो उसके हमेशा रहने का एक सबूत है कि इस तरह की शायरी वो किसी भी दौर में कही गई हो, हालांकि चाहे वो आज़ादी के पस मंज़र में कही गई हो, लेकिन वो आज भी रिलेवेंट है और आज भी हमें वो लुत्फ अता करती है, वो हमारे अंदर वतन परस्ती का, हुब्बुल वतनी का एक जज्बा पैदा करती है। तो बिल्कुल। ये खुसूसियत है इस शायरी।
हाँ, और मुझे एक चीज़ जो और लगती है, मेरे हमारे जितने ऑडियंस मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपकी कोई फेवरेट पैट्रियोटिक गीत या पोएम है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ कुछ मेमोरीज़ हमारी भी उजागर हो जाएँगी उससे। अज़र भाई, मैं जितना बैक इन टाइम जाती हूँ ना, जितना मैं पुराने शायरी इंडिया पर है, पैट्रियोटिज़्म पर है या नेशनलिज़्म पर है, उसमें यूनिटी का ज़िक्र बहुत है कि हम एक बिल्कुल, कौम हैं। यकजहती। हाँ, हाँ, और अब जब हम जितना आगे आते हैं, इंडिया पर पोएट्री अभी भी हो रही है। लेकिन बिल्कुल, जिस तरह के मौज़ू हैं, जिस तरह के ख़्याल हैं, जिस तरह के टॉपिक्स पोएट उठा रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, वो बहुत बिल्कुल। डिफरेंट हो रहे हैं। इस बात पर मैं आपका भी थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। देखिए, आज़ादी के मायने हर शख्स के लिए थोड़े अलग हो सकते हैं। जिस माहौल में ये नज़्में जो मैं रिसाइट कर रहा था, ये जो आपने रिसाइट की, जिस माहौल में ये नज़्में कही गईं, वो एक मतलब जहद आज़ादी, आज़ादी की जद्दोजहद चल रही थी। चारों तरफ एक माहौल था, लोग बाहर आ रहे थे। तो उनके लिए उस वक़्त ये था कि अंग्रेज़ बाहर जाएँ और हमें इस ज़ंजीरों से निजात मिले, जो गुलामी की ज़ंजीरें थी। उनका पहला पर्सपेक्टिव यही था कि किसी तरह ये लोग यहाँ से चले जाएँ और हम हमारा मुल्क हमारे हाथों में आ जाए। हम अपनी मिट्टी में सुकून से सो सकें, ठीक है। अब आज़ादी मिल जाती है, तो आज़ादी के बाद फिर किस आज़ादी की दरकार, है ना? तो अब जिस आज़ादी की आपको दरकार है या जिस आज़ादी की मुझे दरकार है, वो थोड़ी अलग तरह की आज़ादी है। वो करप्शन से आज़ादी है, वो भूख से आज़ादी है, वो ज़ुल्म से आज़ादी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की नज़्में, इस तरह की शायरी जो इस हवाले से की गई है, वो हमेशा मतलब हमें उत्साहित करती रहेगी, हमें मोटिवेट करती रहेगी इस नज़रिए से। और आज भी कोई भी तहरीक होती है, आप देखें अभी कोई भी तहरीक शुरू हो, कोई भी आंदोलन शुरू हो, तो उसकी जो रूह होती है, उसकी जो आत्मा होती है, वो वही नारे होते हैं, जो उस वक़्त हाँ, आज़ादी के वक़्त लगाए गए। हाँ, हाँ, इंकलाब और फिर ज़िंदाबाद तो हम 70 आज तक सालों में, सुनते हैं। हाँ, हाँ, 70 सालों में हम अभी भी मतलब उन नारों से, उन नज़्मों से, उन गीतों से किस किस दर्जा वाबस्ता हैं, किस कदर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ना होप की बात करी कि जो पोएट्री है वो होप हुँ, देती है या मोटिवेट भी करती है, बिल्कुल। और आपको तब सहारा देती है जब आपको लगता है, कभी-कभी हम हताश हो जाते हैं और बैठ के सोचते हैं हुँ, कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर मुझे तो बहुत गाने याद आते हैं, जैसे शैलेंद्र का एक हुँ, गीत है कि होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश बिल्कुल। के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बचपन में पोएट्री और अदब की दुनिया से ना थोड़ा-सा हमें डिसिप्लिन और चाहिए डील करने के लिए, लेकिन गानों की दुनिया एक्सेसिबल होती है। तो है जहाँ की वहाँ मैं गीत वहीं के हुँ, हुँ, गाता हुँ। हूँ, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने। एक प्राइड आप जो हैं उसके लिए डेवलप करती है पोएट्री कि आपका कॉमन एग्जिस्टेंस का आइडिया हुँ, क्या हुँ। है। और हिंदी की दुनिया में भी ये हुआ है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आजादी का स्ट्रगल मैंने नहीं देखा, लेकिन कुछ हुँ, हुँ, पोएम्स हुँ। ने हमको इस कदर समझाया है कि उस समय क्या हुआ होगा। एक सुभद्रा कुमारी चौहान हाँ, की जो पोयम है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, ये जो रानी लक्ष्मीबाई जब वो बाहर निकली, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बिल्कुल, बोलो के बिल्कुल। मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली झांसी रानी। वाली रानी। मुझे इतना जुनून आ जाता है जब मैं सर हुँ। में ये सोचती हूँ कि ऐसा हुआ होगा, और वो पूरा मंजर एक पोएट ने हाँ, मेरे सामने पेंट किया है, मुझे दिया हाँ, है हाँ। कि मैं उसको याद भी कर पाती हूँ। ये भी बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन है पोएट्स का कि हमारी हिस्ट्री को भी ले बिल्कुल। आके हमारी आंखों के सामने रख हुँ, देते हुँ। हैं। सो हुँ, हुँ। आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि कौन से थोड़े पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन शायर रहे हैं या क्या पोएट्री रही है जिसने देश के बारे में बात करने की कोशिश करी, और वो अलग कैसे रही? देखिए एक तरक्की पसंद तहरीक जिसको कह सकते हैं, कहा गया तरक्की पसंद तहरीक, उससे जो लोग जुड़े रहे, चाहे वो मजरू सुल्तानपुरी हों, चाहे अली सरदार जाफरी हों या कैफी आज़मी हो, इन सब लोगों ने, साहिल लुधियानवी हो, तो ये तमाम तर लोग जो थे, इन्होंने नज़्में कहीं जिस तरह की मतलब एक आज़ादी तो हमें मिल चुकी थी, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक का मौजू ये था कि हमें उस तरह के जो खराबियाँ जो जो हमारे माशरे में
इन दिनों बुराइयां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उनसे कैसे आज़ादी हासिल की जाए, चाहे वो औरतों की आज़ादी का मसला हो या भूख का मसला हो, या फिर साहिर के यहाँ तो आप देखें कैसी कैसी नज़में हैं। शक्लें उनकी एक नज्म थी, शक्लें उनकी एक नज्म थी, या इसके अलावा उनकी आओगे कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये कल या आज के संगीन दौर की, डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल, ताउम्र फिर ना कोई हंसी ख्वाब बुन सके। क्या बात है, क्या बात है। अजय तो भाई, आपका रेसिटेशन भी इतना प्यारा है कि अगर आप और भी एग्जाम्पल्स इस तरह की पोएम्स के आगे लेके आ पाए वो भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ नज़में अब ये तो खैर पोस्ट फ्रीडम था कि ये तरक्की पसंद तहरीक, कैफी आजमी, अली सरदार जाफरी, मजाज और ये तमाम तर लोग जो थे, लेकिन अगर थोड़ा पीछे हट के देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जुबान किसी मजहब की नहीं हुआ करती थी उनसे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ आनंद नारायण मुल्ला भी थे और पंडित ब्रजनारायण चकबस्त भी थे, हाँ। है ना। तो अब पंडित ब्रजनारायण चकबस्त जैसा अहम नाम जो उर्दू शायरी में मतलब बड़े अदब के साथ लिया जाता है, उनकी शायरी में भी हुब्बे वतनी और कौमी यकजहती कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी शायरी का जिंदगी से एक ना टूटने वाला रिश्ता था। जंग आज़ादी के दौरान उनकी शायरी वक्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। और आप देखिए ना, चकबस्त की ज्यादातर नज्में ना इसी माहौल से मुतासिर होकर लिखी थी। उन्हीं की एक नज्म मैं आपको सुना रहा हूँ कि मौजूद है जिन बाजुओं में जोर जवानी, मौजूद है जिन बाजुओं में जोर जवानी, तूफान से इन्हें कश्ती कौमी है बचानी, पर है मैं गफलत से सरों में एक गरानी, आराम पसंदी में ये रखते नहीं सानी, पहलू में किसी के दिले दीवाना नहीं है मर्द मगर हिम्मत मर्दाना नहीं। क्या बात है, क्या तो बात है। नई नस्ल को, नौजवान नस्ल को किस तरह उन लोगों ने मतलब अपनी नज्मों के जरिए मोटिवेट किया, ये कमाल हैरानी होती है। एक जगह और वो हिंदू और मुस्लिम नौजवानों को जंग आज़ादी के लिए ललकारते हुए कहते हैं, हाँ, पहली नज्म जो है वो हिंदू नौजवानों के लिए है। भंवर में कौम का बेड़ा है हिंदुओं होशियार, भंवर में कौम का बेड़ा है हिंदुओं होशियार, अंधेरी रात है काली घटा है और मंझदार, अगर पड़े रहे गफलत की नींद में सरशार, तो जेरे मौज फना होगी आबरू का मजार, मिटेगी कौम ये बेड़ा तमाम डूबेगा, जहां में भीष्म व अर्जुन का नाम डूबेगा। आहा, क्या बात है। और आप ये देखिए इसमें हर जगह से मोटिव्स और सिंबल्स आ रहे हैं। किसी बिल्कुल कौम मोटी की, हो किसी लिया जबान की बात ही नहीं। नहीं है। एक आइडिया और था बस। और इसी तरह ना वो मुस्लिम नौजवानों को मतलब उनकी गैरत जगाने के लिए, उनको बाहर बुलाने के लिए घरों से, अब ये नज्म सुने जो मुस्लिम नौजवानों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कही, पंडित इरशाद। ब्रजनारायण चकबस्त, अच्छा। दिखा दो जौहर इस्लाम, दिखा दो जौहर इस्लाम, ए मुसलमानों, वक़ार कौम गया कौम के निगहबानों, सुतून मुल्क के हो कदर कौमियत जानो, जफा वतन पर है फर्ज वफा को पहचानो, नहीं अलक व मरवत के पासदार हो तुम, अरब की शान हमीयत की यादगार हो। आहा, तो क्या अब बात यार है। ये देखें कि मतलब एक ही शख्स है और वो दोनों मजहब के लोगों को, दोनों मजहब के नौजवान नस्ल को कैसे खिताब कर रहा है, कैसे उनको जंग आज़ादी की तरफ बुला रहा है। मतलब ये बड़ी हैरान कुन और बड़ी खूबसूरत चीजें थी जो उस दौरान हुई। बिल्कुल। अजय भाई, मन कर रहा है बिल्कुल सुनते ही रहे आपकी बात में। मुझे एक जो छोटी सी बात याद आई, और एक 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 नगमा है जो मेरे सर में अभी चल रहा है। मैं जामिया से पढ़ी हुई हूँ और हम्म, जामिया का एक बहुत खूबसूरत सा अपना तराना है। एंड बिल्कुल। मैं आज तक, मुझे गूज़बम्प्स आते हैं जब हम वो तराना गाते हैं, क्योंकि उसमें भी देश की, वतन की बात है। तो उसका एक स्टैंजा है, मैं आपको बताती हूँ कि हुए थे आके यही खैमा जन वो दीवाने, उठे थे सुन के जो आवाज़े रहबराने वतन, यहीं क्या पे कहना, शौक की बेरफ्तियों को रफ्त मिला, इसी क्या ने कहना। जोश को बख्शा जुनू का पैराहन, हाँ यहीं हाँ पे लालाए सहरा को ये सुराग मिला,
कि दिल के क्या दाग को कहेंगे? किस तरह रखते हैं रोशन। क्या बात है हम सोनिया, क्या बात। हाँ, और हम जब गाते थे इसको, जिस तरह का जज्बा फील होता था, और मैं इतनी खुश हूँ, जामिया भी इंडियन यूनिवर्सिटीज में टॉप भी किया है उसने। और एक और हाँ हाँ हाँ। जामिया से एक बहुत मेरे मनपसंद शायर हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम भी अजहर है, अजहर नवाब अजहर अजहर वो नवाज मेरा भी साहब। बहुत वो मेरा भी बहुत प्यारा है। हाँ, और हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते थे सेम डिपार्टमेंट में, और आज वो इतनी इतनी फाइन गजल्स कहते हैं कि मैं शर्मा जाती हूँ, मतलब उनके उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ के। तो वाकई। अजहर, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप हमारे साथ, हाँ आप हैं तो सही, आप भी प्लीज अपना वीडियो और अपना माइक ऑन करके सामने आ जाइए। और जितने भी लोग हमें बहुत दाद दे रहे हैं, आपका शुक्रिया। अजहर कैसे हो? जी, आदाब साहब, मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं? मैंने अभी अजहर को फोन किया और कहा कि अजहर यार तुम अपनी सूरत दिखा दो, बहुत दिन हो गए हैं देखे हुए। अजहर भाई, अच्छा, जब शायरों की अब महफिल आप लगती तो है ना, बिल्कुल खूबसूरत हैं, आपको देखने में तो हाँ, तो वो अलग ही लेवल पे चलती है, तो ये गुफ्तगू 1 घंटा और खिंच जाएगी। मैं फटाफट अजहर से, जी हमारे जो जूनियर अजहर हैं यहाँ पे, उनसे बोलना जी। चाहूंगी। अजहर, कुछ सुना दो आजादी पे, अगर कोई कलाम तुमने लिखा है, देश पर कोई तुमने लिखा है, या किसी और शायर का अगर पसंद है तो। अच्छा अच्छा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरे 2 सीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मतलब आप तो मेरी एकेडमिक जर्नी में आप सीनियर रही। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो आप मास्टर्स कर रही थी, और अजहर भाई तो शायरी में और हर तरीके से उनसे हम मुस्तफीद होते ही रहते हैं। तो ये मेरे लिए सादत की बात है। और बाकी आज़ादी की बात करें तो मैंने कोई ख़ास स्पेसिफिक ऐसा मतलब जिसको कहा जाए कि मुल्क की आज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन जो आज़ादी का जज्बा है, ज़ाहिर सी बात है, वो एक ऐसी चीज़ है हम्म, जो इंसान के अंदरून में वदियत होता है, और वो कहीं न कहीं शायरी में झलकता ही है, चाहे वो किसी भी बिल्कुल तरीके बिल्कुल। की आप ग़ज़लें करें। जो इक्वालिटी है, आज़ादी है, ये सारे जज्बे हैं, जिससे तो साक्षात होते हैं। तो मैं आज़ादी से मुतल्लिक मेरा एक शेर मुझे बस याद है, याद है, मतलब जो शायद उस तरीके का हो, तो मैं वो आपको सुना देता हूँ। उसका मतलब है कि मताए ज़ीस्त का महवर न कैद हो जाए, मताए बताए ज़ीस्त जिस का का महवर महवर न न कैद कैद हो हो जाए। जाए, हथेलियों में मुकद्दर न कैद हो जाए, क्या बात है। हथेलियों में मुकद्दर न कैद हो जाए, कफस से निकले परिंदे की ले तो लूं तस्वीर, हाय हाय। कफस से निकले परिंदे की ले तो लूं तस्वीर, मगर रिहाई का मंजर न कैद हो जाए, क्या मगर कहें, रिहाई का क्या कहें। मंजर न कैद हो जाए। वाह वाह। आ, एक मतलब है कि चले आए जवानों पीर सुनने, चले चले आए आए जवानों जवानों तीर सुनने। पीर सुनने, खनकती पाँव की जंजीर सुनने। हाँ, हाय हाय। अब आजादी पे तो इतनी सारी बातें अब अजहर भाई ने कर दी, आपने कर दी, जाहिर सी बात है आपका मुताला भी, आप दोनों लोग का मुताला भी मुझसे बहुत ज्यादा है। तो मैंने ये महसूस किया है कि ये सारे इस्तारे जो इस्तेमाल किए गए, जंजीर हुआ, चाहे दार हुआ, चाहे मक्तल हुआ, जिंदा हुआ, तो ये जो कहते हैं ना कि उसका आपके कैद होने को भी सेलिब्रेट किया है, यानी वो मतवालापन मैंने देखा है कि शायरों ने बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट किया है कि वहां पे वो जंजीर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी हाँ आजादी की का मतवालापन इस कदर उनके ऊपर सरशार हुआ है। तो इसलिए मैंने ये बहुत महसूस किया कि ये सारे इस्तारे बहुत इस्तेमाल हुए हमारे बहुत इस्तेमाल उर्दू हुए हैं। और शायरी में खासतौर जैसे आप कह रहे हो से। जी कि इस कंफाइनमेंट को, आपकी और मेरी जबान में बहुत फर्क है, बट बात पहुंचती है एक दूसरे तक। बट जैसे आप कह रहे हो कि कंफाइनमेंट को जी जी सेलिब्रेट जी किया बिल्कुल। है, पोएट्स ने तो आजादी को रिजेक्ट जी भी किया जी है। जी पोएट्स ने जी बोला है कि अगर एक जो पहला नाम शायद सर में आता है वो हबीब जालिब का आता है, कि मैं नहीं मानता, अगर आप कह रहे हो कि सब कुछ अच्छा है अभी, और यही है आजाद होने का मतलब, या यही है मतलब उनकी जो फर्स्ट लाइंस है कि दीप जिसका महल्ला में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसले हंस के पड़े, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता।
और यहाँ पर हबीब जालिब और अजहर भाई हमारी बात चल रही थी कि फैज ने भी पाकिस्तान की आजादी को रिजेक्ट किया था। सुबह आजादी जब उन्होंने लिखा कि ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा से है, ये शब गजीदा से। ओके हेलो, हाँ the host has stopped my video. Hello. नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ओके नाजिर भाई आपको कोई बात पसंद नहीं आई तो आप बता दीजिए, ऐसे मेरा वीडियो मत रोकिए। तो नहीं वाओ, तो हम अजहर भाई थोड़ा सा और दोनों अजहर मतलब एक मेरा जूनियर है और एक मेरे सीनियर है, और भी कोई अगर आपको अजहर भाई, हमने आपकी शायरी नहीं सुनी, आपने कैसे आजाद ख्याल को, आजाद जीवन को आपने कैसे इमेजिन किया है? मेरे लिए ये था कि कुछ किताब में कुछ मुक्तक सुनाने वाला हूँ कि ये भ्रामक प्रकाश ये कल्पित दीप उत्सव, ये भ्रामक प्रकाश ये कल्पित दीप उत्सव, दृष्टिहीन हुए तो ये सब पाया है। हाँ क्या बात है, क्या बात है। ये भ्रामक प्रकाश ये कल्पित दीप उत्सव, दृष्टिहीन हुए तो ये सब पाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो वनवास में है, सन्यासी के वेश में रावण आया। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कभी हमें जो आजादी नजर आ रही होती है वो असल में आजादी होती भी नहीं। बिल्कुल सही बात। अजहर भाई मैं थोड़ा सा और आपसे बोलूंगी, और भी अगर कोई आपकी नज्म रही हो या आपने कुछ और भी लिखा हो आजादी को इमेजिन करते हुए। हाँ, मैंने एक नज्म है और मेरी के चंद्रमा की तरफ देखता हूँ मैं जब सोचता हूँ यही, कितनी निष्ठा से ये अपने कर्तव्य को रोज पूरा करे, कितनी अंधी दिशाओं को पहचान दे, दामिनी से निशा को परिपूर्ण कर रोशनी का अंधेरे को वरदान दे। इसके सम्मुख गरिमा का अंतर नहीं, झोपड़ी या महल दोनों किरणों से इसकी है लाभान्वित, इसके प्रकाश पर है निशा आश्रित। चंद्रमा की तरफ देखता हूँ मैं जब सोचता हूँ यही, काश मानव का हृदय भी स्नेह से चंद्रमा की तरह सबको प्रकाश दे, मन से घृणा के विष को वो बाहर करे और अमृत मोहब्बत का बांटा करे। काश ऐसा ही हो, वो भी कर्तव्य निष्ठा से हो, काश ऐसा ही। क्या बात, मतलब क्या कहना है, क्या कहना है इसको। तो जब मैं साथ साथ इमेजिन भी कर रही थी, बेहद खूबसूरत लिखा है अजहर भाई, मैं आपकी क्या तारीफ करूंगी। हम सब आपको कीनली सुनते हैं और मैं देख रही हूँ कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। अजहर तुम भी अगर बीच में कुछ बोलना चाहो, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहो, जब शायरी की बातचीत निकलती है तो किसी से कुछ और चीज याद आती रहती है, तो बिल्कुल मुझे टोक देना बीच में, ठीक है? अरे क्या बात कर रही है, हमने आपने और मैंने दोनों लोगों ने जामिया से तालीम हासिल करी है और ये तो बेसिक चीज है वहाँ पे कि हम सीनियर्स को टोकते नहीं। क्या बात है, अच्छा है, मतलब एक कॉमन हमारी बिलोंगिंग को ना जो समझ नहीं पाते लोग, वो भी निकल के आती है जब मैं सबके साथ बैठती हूँ, पोइट्री सुनती हूँ। एंड अजहर भाई 7 बजे थोड़ा सा हार्ड स्टॉप है हमारा, तो मैं एक और चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि उर्दू अदब की दुनिया को या फिर अदब की दुनिया को, लिटरेरी दुनिया को बहुत नुकसान हुआ अभी हाल ही में, जब जो हमारे बहुत पसंदीदा शायर राहत इंदौरी साहब वो चले गए, और उन्होंने जिस तरह हिंदुस्तान को अपनी शायरी में उतारा है और ओनरशिप ली है, थोड़ा सा अगर हम टाइम राहत इंदौरी साहब के बारे में बात करें तो ये अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, राहत साहब के बारे में बात की जानी चाहिए। राहत साहब मेरे पसंदीदा शोरा में शुमार हुआ करते थे इस वक्त भी। मेरी खुशकिस्मती रही कि कई बार मैंने उनके साथ स्टेज शेयर किया, उनकी दुआओं, उन्होंने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। तो राहत साहब के यहाँ भी आप जब देखेंगे उनकी शायरी, उनके यहाँ जो इस्तारे मौजूद थे, चाहे वो उनका शेर हो कि जब जिसका मफहूम ये है कि मेरा जब दम निकले, जब मेरी मौत हो तो मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना,
या मतलब वतन से मोहब्बत का जो जज्बा उनकी शायरी में नजर आया शुरुआत से अब तक, वो कमाल था। उन्होंने जमालियात जमालियात तो थी ही उनकी उनकी शायरी का मौजूद, हुस्न था, जमालियात था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने हुब्बुल वतनी और सियासी तंज और इस तरह की शायरी की तरफ रुजू किया, तो वो मेरे ख्याल से उनका एक उनकी एक पहचान बन गई। तो ये राहत साहब की खुसूसियत रही। और जो लहजा मतलब गजल सराई का जो एक अंदाज उन्होंने दुनिया को दिया है, मेरे ख्याल से उससे पहले या उसके बाद मिलना बहुत मुश्किल काम। उनका एक अलग एक उनके यहाँ एक इंफरादियत थी गजल सराई में, शायरी में उनकी, या नगमों में क्लासिक नगमे खासकर जैसे मजरू साहब, शकील साहब या कुमार बाराबंकी, शमीम जयपुरी साहब जैसे लोग जब इस हिंदी सिनेमा से रुखसत हो गए, चले गए, और जो कला पैदा हुई थी, एक जो गैप आया था, उसको राहत इंदौरी साहब ने अपने नगमों से पुर करने की भरपूर कोशिश की, और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे। तो ये एक कमाल की चीज है उनकी। हाँ। और जैसे अगेन मैं जब भी उर्दू अदब की दुनिया के बारे में या शायरी की दुनिया के बारे में चर्चा करने की कोशिश भी करती हूँ, तो मैं खुद को एज ए स्टूडेंट मान के चलती हूँ। और राहत साहब के बारे में हमने जो अच्छी और इंटरेस्टिंग बात नोट करी वो ये कि इवन हम लोग जो बहुत अच्छे से उर्दू की दुनिया को नहीं समझ पाते, उनके शेर हमारी जुबान पे हैं। सो हर जगह अपनी एक पहुंच बना पाना और इस तरह की थॉट्स बच्चों तक, आने वाली जनरेशन में भी पहुंचा पाना, ये बहुत पोएट्स ने बहुत अच्छे से किया। राहत साहब ने बहुत बहुत अच्छे से किया, उनको बहुत मिस करेंगे हम। और आखिरी कुछ मिनट में अगर हमारे कोई हाँ, लिसनर्स भी हैं। तो हाँ क्या जी, मैं दो लोगों का और जिक्र करना चाहूंगा बिल्कुल इसके अंदर, बिल्कुल। जो बहुत अहम नाम है। एक जोश मलिहाबादी साहब, जी अंग्रेजों के खिलाफ जोश की तेवर थे। उनकी एक नज्म है नाराए शबाब। आप अगर वो नज्म सुनेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि जोश मलिहाबादी की शायरी ने किस तरह का मतलब माहौल पैदा किया होगा उस वक्त में, कि देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए मौत शर्माती है मेरे सामने आते। देखकर मेरे जुनू को नाज फरमाते हुए मौत शर्माती है मेरे सामने आते हुए। तेरे झूठे कुफ्र ईमा को मिटा डालूंगा मैं, हड्डियां इस कुफ्र ईमा की चबा डालूंगा मैं। फिर उठूंगा अब्र की मानिंद बल खाता हुआ, घूमता घिरता गरजता गूंजता गाता हुआ, बलबलों से बर्फ के मानिंद लहराता हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाता हुआ। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। आहा, हाय हाय, क्या बात। क्या कहना। अब उस वाह उनकी वाह, जुबान, उनका मतलब यार वो अजहर, मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है जोश साहब को पढ़ के, क्या कैसा ही तसलसल है। जो ऐसा तेवर लगता है है कि वो लफ्ज जो बिल्कुल ही। है वो कहीं से आ रहे हैं और रखते चले जा रहे हैं। हाँ, या जी मजाज जी लखनवी के बिल्कुल। बारे में ये कहा जाता है कि वो रोमानियत का शायर था मजाज, और मतलब उनके यहाँ की उनकी नज़में, और लेकिन बहुत कम उम्र में ही वो फिर इनकलाब की तरफ रुख किया। जो माहौल उस तरफ था उसको उन्होंने सोचा, समझा, महसूस किया, और फिर उनकी नज़मों में वो इनकलाबी रुझान, आज़ादी का रुझान जो देखने में आता है। उनकी उनके जो शायराना तेवर थे। तो मजाज की ये नज्म है जिसका उन्वान है इनकलाब। तो ये नज्म भी मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस सुने। तो ये नज्म है कि आ रहे हैं जंग के बादल वो मंडलाते हुए, आग दामन में छुपाए खून बरसाते हुए, कोहे सहरा में जमी से खून उबलेगा अभी, रंग के बदले गुलों से खून टपकेगा अभी। सरकशी की तुंद आंधी दम बदम चढ़ती हुई, हर तरफ यलगार करते हर तरफ बढ़ती हुई, खून की होली की जंगल से हवाएं आएंगी, खून ही खून होगा निगाहें जिस तरफ थी कर। क्या तो बात। मजाज हाय की हाय हाय। शायरी, जोश मलिहाबादी की शायरी, अली सरदार जाफरी की शायरी, हाँ, तो ये कमाल है। बेलाशुबा। हाँ, तो और अजय ये भाई हमसे अजहर रिक्वेस्ट। एक किता है, एक हाँ, किता है इफ्तिखार जी आरिफ साहब का। ये मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है। अच्छा, ये मैं अपने ख्वाब से सुनाइएगा कटकर जरूर जरूर। जीऊं तो मेरे खुदा, मैं अपने ख्वाब से कटकर जीऊं तो मेरे खुदा, उजाड़ दे मेरा मेरी खुदा। मिट्टी को दर बदर कर दे। मेरी जमीन हाय हाय। मेरा आखिरी हवाला है,
सो मैं रहूं न रहूं, इसको बार बार कर। तो हाँ ये जो जज्बा है ना अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए यार, जी जी। ये तो मतलब मुझे अभी भी अजीब सी रिक्कत सी तारी होने लगी है किताब पढ़ते हुए। और जो एक आपके मोहब्बत इसी है किता से जो है इफ्तिखार अली साहब का ही शेर मुझे याद आ गया, बल्कि इसी जमीन में है, वो भी मुझे हाँ, मेरा बहुत पसंदीदा है कि मेरे खुदा तू मुझे इतना मोतबर कर दे, हाय हाय हाय, मेरे मेरे खुदा तू मुझे इतना मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे, क्या कहना, क्या क्या। कहना। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। और सौम्या इफ्तिखार दो अली तीन साहब। मुशीर साहब का बिल्कुल। एक शेर है कि है अजहर अगर भाई, हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि सेशन जारी रखा जाए और शायरी सुनाई जाए, तो पूरा टाइम है हमारे पास। तो मुशीर साहब का एक शेर है कि है अगर मेरा लहू मेरे वतन को दरकार, है अगर मेरा लहू मेरे वतन को दरकार, कतरा कतरा बखुदा दे के चला जा। क्या बात है। और मतलब इस तरह की शायरी लगातार हो रही है, लेकिन एक थोड़ा अलग तरह का शेर है। मुमकिन है कुछ लोगों को पसंद आए, शायद कुछ लोगों को पसंद ना भी आए कि छुपे हुए हैं मेरी जात में कई दुश्मन। मुझे मालूम नहीं है कि किस शायर का है कि छुपे हुए हैं मेरी छुपे जात हुए में हैं कई दुश्मन, मेरी जात में कई दुश्मन। मेरा वजूद भी हिंदुस्तान जैसा है। ओहो। तो अब ये वाह वाह। दुश्मन जो है, ये दुश्मन है भूख, ये दुश्मन है जहालत, ये दुश्मन बिल्कुल है बिल्कुल। अशिक्षा, ये दुश्मन है गरीबी। तो ये मुझे लगता है कि जिस दिन हम बिलाशुबा। इनसे जीत हासिल करेंगे, इनसे फतयाब होंगे, ये जो जंग हमारी जारी है, अवाम की जंग जारी है, तो जिस दिन हम गरीबी से, कमिल्मी से और जहालत से और भूख से जीत पाएंगे, मेरे ख्याल है असल आज़ादी उस दिन होगी। उस दिन हम कह पाएंगे कि हम वाक़तन बिल्कुल आज़ाद। बिल्कुल। कितनी खूबसूरत बात है। बिल्कुल बिलाशुबा। सही बात है कि आज़ादी के मायने बदलते रहते हैं। एक समय बिल्कुल। हमें एक ब्रिटिश राज से आज़ादी चाहिए थी। अब हमारे आसपास के जो सोशल इविल्स हैं, जहाँ सब लोग एक एक समतल पे नहीं रह पाते, इक्वालिटी नहीं है, अलग-अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशंस हैं, पॉवर्टी है। इससे जो आज़ादी चाहिए, उसके बारे में भी अब शायरी हो रही है। अज़हर, तुम कुछ सुनाना चाहोगे? मैं जी एक बारी और पूछ लूं। जी। हाँ मैं सुनाता हूँ कुछ। जी। हालांकि ये बिल्कुल कंटेक्स्ट में मखसूस नहीं है कि मुल्क की आज़ादी या वो, लेकिन मैंने वही शुरू में बात की ना कि जो अगर थोड़ा सा आप ये गौर कहीं करें तो कहीं इंसान क्या महबूबा है। से आज़ादी को लेके तो शायरी नहीं वो वो जंजीर तो अजहर भाई मांगते हैं कि कोई तो पाँव की है। जंजीर बनता, कोई तो रोकता रास्ता हमारा। पसंदीदा शेर है। तो मैं वही कह रहा था कि अगर थोड़ा सा गौर करें तो हम ये देखते हैं कि इंसान क्या है, वो तीन चीजों का ही तो मजमुआ है। एक वो अक्ली वजूद है, वो एक अखलाकी वजूद है, और उसके पास एक जमालियाती हिस्सा है। और यही चीज ये और मखलूक से इंसान को जुदा करती है। बिल्कुल और बिल्कुल इसी अकल की बुनियाद पे हम ये फैसला करते हैं कि हाँ आज़ादी हमारा बुनियादी बेसिक ह्यूमन राइट है, यानी हमारा बुनियादी हक है, बिल्कुल। या इक्वालिटी है, या चीजें हैं। तो ये जज्बा, और यही जज्बा हर इन तीनों चीजों में ज़ुहूर पजीर होता है, चाहे वो आपका अक़ली वजूद हो, चाहे अखलाकी वजूद हो। और ये जब जमालियाती हिस्स में आपका ये जज्बा ज़ुहूर पजीर होता है, तो शायरी के जरिए से, पेंटिंग के जरिए से, म्यूजिक के जरिए से, जितने भी फ़नून लतीफ़ा है, सब में मुझे लगता है कि ये चीज़ अपने अपने तरीके से एक्सप्रेस होती है, और शायर उसको एक्सप्रेस करता है। तो मैं वही गजल पूरी कर देता हूँ जो मैंने बीच में बात करने के चक्कर में प्लीज। छूट गई। कि चले आए जवानों पीर सुनने, हाँ, चले आए खनकती जवानों पाँव पे की सुन। जंजीर सुनने, मुकर्रर वक्त पर सब आ गए हैं, मुकर्रर वक्त पर सब आ गए हैं, किसी का किस्से ताखीर सुनने, क्या कहना है। क्या किसी बात। का किस्से ताखीर सुनने, तुम अपने ख्वाब सब महफूज रखना, तुम अपने ख्वाब सब महफूज रखना, किसी दिन आएंगे ताबीर सुनने। क्या बात।
किसी दिन आएंगे ताबीर सुनने, निशाना बाज को सब देखते हैं, निशाना बाज को सब देखते हैं, वो अंधा आ गया है तीर सुनने, वो अंधा आ गया है तीर सुनने। वाह, चले आए जवानों फिर से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो मैं अभी चेक कर रही थी ऑर्गेनाइजर्स के साथ, वो कह रहे हैं कि अगर ये सेशन और थोड़ी देर जारी रखा जाए तो, क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट भी शुरू किया था, तो हमारे पास थोड़ा सा लीवे है। अजहर भाई, और कुछ जो आपके जहन में आता है, कोई भी बात? एक साहिर की नज्म है परछाइयाँ जी, मेरे ख्याल है उससे अगर वो खत्म किया जाए ये सेशन तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जी नज्म सुनिए कि जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल मचल रहा है किसी ख्वाब मरमरी की तरह, हसीन फूल हसी पत्तियां हसी शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाज़नी की तरह, फिजा में घुल से गए हैं उफ़क़ के नर्म खतूत, ज़मी हसीन है ख्वाबों की सरजमी की तरह, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमीक की तरह, इन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं, न जाने कितनी कशाकश से कितनी काबिश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए। क्या बात, यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से लरजती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नजर की दुआएं कबूल। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती, तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेपती डरती, खुद अपने साए की जुम्बिश से खौफ खाए। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती, रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है, तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में छूट जाता है। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, उठा रही हो तुम सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही। क्या बात, क्या बात। और ये नज्म मतलब इतनी तवील है, इसके अंदर वो जंग और तमाम तकरीबन 9 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये नज्म। तो इसका एक बंद जो है मुझे और ध्यान आ रहा है कि तुम्हारे घर में क़यामत का शोर बरपा है, तुम्हारे घर में क़यामत का शोर बरपा है, महाज़े जंग से हर कारा ताड़ लाया है कि जिसका जिक्र अपने जिंदगी से प्यारा था, वो भाई नरगाए दुश्मन में काम आया। क्या कहना है। तो ये जो इमेजिनेशन है, ये जो तसव्वुर है, ये परछाइयाँ जो नज्म है, ये मतलब एक पूरा आप इस हवाले से, इस नज्म के हवाले से अगर आप वो एक मंजर देखना चाहेंगे आज़ादी का, उन जंगों का जो उन पर गुजरी, उस वक्त गुजरी, तो हमें एहसास होगा कि वाकईतन वो कितना तकलीफ दे और कितना कर्बनाक मरहला था। बिल्कुल। तो अजहर भाई और अजहर, बहुत शुक्रिया, इतने सारे नए नाम आपने इंट्रोड्यूस करे, इतने सारी, मुझे पता है कि अब मैं जाके बहुत सारी पढ़ाई करूंगी, मैं और समझने की कोशिश करूंगी, और जब भी आप रिसाइट कर रहे थे, आप सुना रहे थे, कुछ इमेजेस मेरे सर में हमेशा चल रही थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे नहीं हुए हैं, जो इन शायरों के हवाले से हम तक पहुंच रहे हैं, जो इन पोएम्स के थ्रू हम तक पहुंच रहे हैं। तो अगर आज के सेशन में हमने थोड़ा सा ये भी अचीव कर लिया है कि कुछ अपनी ऑडियंस तक पहुंचा पाए हैं, कुछ नए शायरों के नाम पहुंचा पाए हैं, किसी और तरह की सेंसिबिलिटी और इंडिया का एक आइडिया भी दे पाए हैं, तो आई थिंक आज का सेशन मुकम्मल रहा। आई होप, बिल्कुल, और
थैंक यू आपका अजहर इकबाल साहब, एंड थैंक यू आपका अजहर नवाज साहब, एंड थैंक यू सौम्या शुक्रिया गुलफिस सौम्या। और शुक्रिया नाजिर का नाजिर। कि उन्होंने एक खूबसूरत सेशन जो है वो ये बिल्कुल मुनाकिद किया और हम एक दूसरे से जुड़ पाए, एक दूसरे को देख पाए। सौम्या तो बहुत ही मसरूफ रहती हैं और मुझे लग रहा था कि पता नहीं बात शायद अभी हो पाई, तो बहुत शुक्रिया नाजिर, थैंक यू ऑल। Thank you. So thank you to everyone. Thank you to बहुत all the शुक्रिया। audience members who have also joined us. Thank you to ICAE. And आप ऐसे ही प्यारे प्यारे events करते रहे, लोगों से जुड़ते रहे और सीखते रहे. Thank you. On this note, we will all say bye to you. Bye. शुक्रिया।